हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है केस हिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। केस हिस्ट्री। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केस हिस्ट्री? हमें रिकॉर्ड क्यों करना है केस हिस्ट्री? बिल्डिंग अ रैपो एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। हम लोग क्या करते हैं पेशेंट के साथ में, इससे रैपो और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, क्योंकि पेशेंट तो हमारे लिए बिल्कुल अननोन रहता है, फर्स्ट टाइम हमें उसने विजिट किया है। तो रैपो और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इट हेल्प इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। हमें उस पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें केस हिस्ट्री से पता लगता है। एंड टू डिटेक्ट द मेडिकल प्रॉब्लम एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग, उससे हम अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग को डेवलप कर पाते हैं। एंड इट ऑल्सो सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो रैपो बिल्ड करी है हमने, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करी है, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए हमें हेल्प मिलती है, मेडिकल प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उस वो डेवलप होता है, प्लस एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ये बिहेव करता है। तो केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकॉर्ड करने के लिए। देन इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ प्लान प्रोफेशनल कन्वर्सेशन दैट इनेबल्स द पेशेंट टू communicate his symptoms, fears and feelings to the clinician so that the nature of the patient's real and suspected illness and mental attitudes are determined. तो क्या होता है? ये प्लान प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। केस हिस्ट्री पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो जहाँ पर भी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो क्या है ये? प्लान प्रोफेशनल कन्वर्सेशन दैट इनेबल्स द पेशेंट, वो पेशेंट को हेल्प करता है किस चीज़ में? कम्युनिकेट करने में, उसके सिम्टम्स, उसकी फीलिंग्स, उसके फियर्स, ठीक है, टू द क्लिनिशियन और टू द डॉक्टर, so that the patient's real and suspected illness and mental attitudes are determined. उससे हम उसकी जो भी illness है, real है या suspected है, उसे हम पता लगाते हैं, प्लस उसका एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम के लिए वो हम उस चीज़ से पता लगाते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ केस हिस्ट्री: स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री एंड अनस्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री। Structured history, it consists of predefined format in which questions can be asked in a logical manner. एक predefined format होता है जिसके अंदर already questions रहते हैं और उन questions को एक logical manner में पहले से ही वो printed रहते हैं format के तौर पे, तो वो structured मतलब पहले से ही प्री प्लान रहता है। देन अनस्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री में क्या होता है? एक्सपीरियंस क्लिनिशियन फ्रिक्वेंटली आस्क द अनरिलेटेड क्वेश्चंस एंड कम टू द एक्यूरेट डायग्नोसिस। वो क्या करते हैं? एक क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन से ये प्रॉब्लम हुई, उससे ये प्रॉब्लम हुई, ऐसे करते हुए वो अपना जो भी पर्टिकुलर हम उनका प्रॉब्लम रहता है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो ये दो तरीके की हो गई, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ सिम्टम्स भी कई बार पूछे जाते हैं डेफिनेशन के तौर पे। डिफाइन सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो होते हैं, दीज आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट। ठीक है, कई बार पेशेंट हमारे पास आता है और हमें बोलता है मुझे पेन हो रहा है या मुझे बर्निंग सेंसेशन है, तो ये क्या है? सिम्टम्स है। और साइंस क्या है? ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। ठीक है, ये एविडेंस परसेप्टिबल टू क्लिनिशियन, जो क्लिनिशियन पता लगाता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, वो बोलता नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन, देन पोस्चर, किस पोस्चर में वो बैठा है या क्या उसकी वो रहे। तो ये सिम्टम्स एंड साइंस जो हैं ये दोनों वाइवा में पूछे जाते हैं कि डिफाइन सिम्टम्स, डिफाइन साइंस, ऐसे पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। देन कंपोनेंट्स क्या हैं केस हिस्ट्री के? तो ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, पहला जो इसका कंपोनेंट रहता है, देन हम इसमें देखते हैं कि हम केस हिस्ट्री जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम क्या मेथड्स रहते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड रहता है इंटरव्यू मेथड। तो इसमें क्या करते हैं? पेशेंट इज आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन के अंदर उससे
उसकी हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। लेकिन इंटरव्यू का डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये डेंटिस्ट के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चंस कितने अच्छे पूछ पा रहा है, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे छूट तो नहीं रहा है। और लेकिन ये जो एक टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार क्या होता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर स्किप हो गया तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाते हैं। सेकंड रहता है हेल्थ क्वेश्चनेयर। इसमें क्या रहता है जो हमने स्ट्रक्चर्ड वाला देखा था, है ना, प्रिंटेड लिस्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस इज आंसर्ड बाय द पेशेंट, ठीक है, जो भी प्रिंटेड रहता है वो पेशेंट को आंसर करना होता है। तो एडवांटेज इसका क्या होता है कि भाई इससे क्वेश्चन ये टाइम को सेव करता है, एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच रहता है। ऑलरेडी इसमें जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिंटेड रहते हैं, तो उसी का उसे आंसर करना है, तो टाइम सेव हुआ। लेकिन इसमें क्या रहता है, लिटिल रैपो बिल्ड होती है पेशेंट के साथ में। कई बार पेशेंट जो है उन क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रीट कर लेता है, हम पूछ क्या रहे हैं वो समझ क्या रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़े 2 डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो केस हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, बोथ टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हम फॉर्मेट भी कंप्लीट करवाते हैं प्लस उससे डिस्कस भी करते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड रहता है इंटरव्यू प्लस हेल्थ क्वेश्चनर दोनों को कंबाइन करने का। देन अब हम जो केस हिस्ट्री का जो कंपोनेंट है सबसे पहला, उसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन में लेते हैं। तो हम लोग कई बार जब केस हिस्ट्री का फॉर्मेट देखते हैं तो हमें जो भी आपके कॉलेजेस में जो फॉर्मेट डिसाइडेड रहते हैं उनमें ये कॉमन चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहला रहता है ओपीडी या पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। जो नंबर रहता है, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो क्यों रहता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड फॉर बिलिंग पर्पस एंड फॉर मेडिको लीगल एस्पेक्ट, इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। तो वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। देन डेट फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। कई बार क्या होता है हमें डेट का पता रहता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ रिकॉर्ड हम उस पर्टिकुलर डेट पे रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, तो डेट की ये इंपॉर्टेंस रहती है। नेम का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जब हम किसी भी पेशेंट को उसके नेम से बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्लस कई बार हम उसकी स्पेसिफिक रेस, एथनिसिटी, रिलीजन उन्हें पता लगा सकते हैं, प्लस उनके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और रेपो बना सकते हैं पेशेंट के लिए। और जब भी हम किसी पेशेंट को उनके नेम से कॉल करते हैं तो ये उसके लिए एक साइकोलॉजिकली भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, तो इसलिए हम लोग नेम को भी इन्वॉल्व करते हैं। देन एज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज। इसमें हम क्रोनोलॉजिकल एज एंड डेंटल एज, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके हिसाब से। और डेंटल एज जो रहती है वो लास्ट टूथ इरप्टेड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर लास्ट टूथ कौन सा इरप्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो इससे क्या रहता है, हमें बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक में बहुत जो रहता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरा क्या रहता है, हम इसमें ड्रग डोज को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ड्रग डोज जो रहती है वो हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक रहता है हमारा यंग्स रूल और दूसरा रहता है हमारा क्लार्क्स रूल। तो यंग्स रूल में क्या रहता है, एज इनटू एडल्ट डोज, ठीक है, एज इनटू एडल्ट डोज अपॉन एज प्लस 12, ये यंग्स रूल का फॉर्मूला रहता है। तो ये जो मिलती है हमें डोज ऑफ चाइल्ड के, भाई पेशेंट जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम किस डोज से दें, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। और ये जो यंग्स रूल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन एज, ठीक है, किस पे बेस्ड रहता है, ये एज के ऊपर बेस्ड रहता है। और क्लार्क्स रूल का अगर हम देखते हैं तो ये बेस्ड रहता है वेट पे, बेस्ड ऑन वेट, कि वेट कितना है उस पेशेंट का या चिल्ड्रन का। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट इनटू एडल्ट डोज, यहाँ हमने एज लिखा है, यहाँ हम वेट दे रहे हैं, एडल्ट डोज अपॉन हमने दिया है 150, जो कि क्या रहता है, एवरेज वेट होता है किसी भी एडल्ट का, ठीक है, 150
जो कि एक एवरेज वेट है किसी भी एडल्ट का, ऑफ एनी एडल्ट। ठीक है, तो ये यंग्स रूल और क्लार्क्स रूल जो रहता है वो हम एज के हिसाब से उस चिल्ड्रन की या उसकी डोज डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो यंग्स का हमेशा याद रखना एज से रिलेटेड, क्लार्क्स का याद रखना वेट से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे हम डोज डिसाइड करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। देन टू डायग्नोज सर्टेन डेंटल एंड सिस्टमिक डिजीजेस, कई बार क्या होता है हमको डेंटल और सिस्टमिक डिजीज को डायग्नोज करने में भी रहता है। जैसे कि एट बर्थ हमको कौन सी डिजीज मिलती है, एग्नेथिया, माइक्रोग्नेथिया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, डबल लिप, मैक्रोग्लॉसिया, एग्लॉसिया, फिशर्ड टंग, देन एप्लेजिया, एट्रीसिया ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सारी जो चीज़ें दिखती हैं हमें एट बर्थ मिलती है। एग्नेथिया वही जो हमारा जॉ का डेवलप नहीं होना या छोटा रह जाना, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का रहना, डबल लिप का होना, टंग का एनलार्जमेंट होना, टंग नहीं होना, उस टंग पे फिशर्स होना, एप्लेजिया मतलब उसका डेवलपमेंट कई बार ना होना, देन सलाइवरी ग्लैंड का भी एट्रीसिया होना या ब्लॉकेज होना या नहीं डेवलप होना। सिस्टमिक डिजीजेस जो रहती हैं ना बर्थ में, वो कौन सी मिलती हैं, ये तो हमारी डेंटल से हो गई। अब जो सिस्टमिक हैं वो रहती हैं हमारी आर्ट्रियल एंड वेंट्रल डिजीजेस, एनी सेप्टल डिफेक्ट, एनी ब्रोंकियोलाइटिस, कंजेनाइटल मायोपैथी, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो ये सारी सिस्टमिक डिजीजेस जो हमें बर्थ पे मिलती हैं। इन्फेंसी के टाइम पे हमें क्या मिलती हैं, पैलेटल सिस्ट रहती हैं न्यूबॉर्न में, फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो सकता है जॉ का, और सिस्टमिक डिजीजेस में हमारा हिमेंजियोमा, फाइब्रो सार्कोमा, थैलेसीमिया, निमोनिया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब चिल्ड्रन एंड यंग एज में हमको क्या मिलता है, नोमा, वही एनग या शैंक्रम ऑरिस, ये सब नोमा रहता है, शैंक्रम ऑरिस, और वो जो बच्चों में जो रहता है वो डिटेल में। देन नर्सिंग बॉटल केरीज, पल्प पॉलिप, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन सिस्टमिक डिजीजेज में सिकल सेल अनीमिया, डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन एडल्ट एंड ओल्डर एज में हमें क्या रहता है, एट्रीशन, पल्प स्टोन, ल्यूकोडीमा, रिसेशन, लाइकन प्लानस, एनक, कार्सिनोमा इन सीटू, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इनके सबके बारे में हमको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वाइवा में कोई चीज़ उन्होंने उठा के पूछी है तो वो उस पर एक के साथ एक चीज़ कोई भी पूछी जा सकती है ना। और सिस्टमिक डिजीजेज में एडल्ट्स में हमको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, अस्थमा, हेपेटाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये वाली स्लाइड जो है एज से रिलेटेड रहती हैं, जो डिजीजेस से मिली हुई रहती हैं कि भाई कौन सी एज में क्या डिजीज़ है। देन जेंडर, जेंडर क्यों लिखा जाता है, इमोशनल अब्यूज़ और मोर कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, हमें फीमेल्स को अलग तरीके से थोड़ा डील करना होता है। ठीक है, कई बार उनकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का टाइम चल रहा होता है। देन डॉक्सीसाइक्लिन हमें अवॉइड करनी है, क्यों, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम में, क्योंकि डिस्कलरेशन करवा सकती है और स्लो डाउन करती है बोन ग्रोथ को। ठीक है, बेबी की या जो भी मतलब रहेगा उस टाइम पे, ज़्यादा इतना डिटेल तो हम हर चीज़ का नहीं बता पाएंगे, पर आप ये देखिए कि जो भी इसमें अलग सा क्वेश्चन है तो वो उस पर वाइवा बनेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। तो आप इसको लाइन टू लाइन बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़िए। देन जेंडर में मेल्स एंड फीमेल्स में क्या रहता है, मेल्स में क्या रहता है, डेंटल डिजीज़ में एट्रीशन ज़्यादा मिलेगा, ओरल कार्सिनोमा, ल्यूकोप्लेकिया, ये सब हमें मेल्स में ज़्यादा मिलेंगे। और सिस्टमिक डिजीज़ में अगर हम देखते हैं तो हीमोफीलिया, हॉजकिंस डिजीज़, पर्नीशियस अनीमिया, ये हमें मेल्स में ज़्यादा मिलेंगे। फीमेल्स का अगर हम देखते हैं तो हमें जुवेनाइल पेडोंटाइटिस, रिकरेंट एप्थस अल्सर्स, स्टोमेटाइटिस, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये हम सबको ज़्यादा दिखता है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन सिकल सेल एनीमिया, जॉगरेंस सिंड्रोम, ये सिस्टमिक डिजीजेज हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा मिलती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, एड्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस, फॉर जोग्राफिक प्रिवलेंस ऑफ ओरल डिजीजेस, देन फॉर कम्युनिकेशन,
देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जज द लोकेशन। एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई हम ताकि उनको फ्यूचर से पता लगा सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगा सकें, तो इसलिए एड्रेस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या रहता है, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाता है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी का हमें पता लगता है कि वो डेंटल सर्विसेज का क्या यूटिलाइजेशन है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से पता लगेगी। एजुकेशन का अगर हम देखते हैं तो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से पता लगता है कितना वो पढ़ रहे हैं, आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है। आईक्यू लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बन सकता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन या कम्युनिकेशन का, इसका भी हम सेपरेट वीडियो बता सकते हैं, पर अभी हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि इम्पॉर्टेंट बनता है। देन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हेल्थ क्या है एजुकेशन से, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा अलग रहेगा। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी कई चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए हमें ऑक्यूपेशन का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, देन व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्क ऑन हेल्थ हैबिट्स, कैसे वो वर्क प्लेस का उन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो एट्रिशन जो रहता है ना, जनरली हमें किन में देखने को मिलता है, ये ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीज़ रहती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देन एट्रिशन में वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ऑफ एब्रेसिव डस्ट एंड कैन नॉट अवॉइड गेटिंग मटीरियल इनटू हिज माउथ, ठीक है, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। कई लोग जो टेलर्स वगैरह होते हैं, पिन वगैरह जो रहते हैं सेंटर में, तो आप देखिए सेंट्रल इंसाइजर में उनके ऐसे नॉच रहेगी, ठीक है, तो कई बार और कोई चीज़ बार बार सामने के दांतों से अगर वो करेंगे तो वो एट्रिशन रहेगा। एब्रेजन जो रहता है ये हमें कारपेंटर्स, शू मेकर्स, टेलर्स में मिलता है। देन जिंजाइवल स्ट्रेनिंग जो रहती है, डार्क स्टिपलिंग जो है वो मतलब एक लाइन रहती है हमें किसकी, लेड की, बिस्मथ की, कैडमियम की। इरोजन हमको देखने को मिलता है सैंड ब्लास्टर वाले जो लोग वर्क करते हैं, who should be promptly referred to the physician for pulmonary silicosis, जो भी जिनमें pulmonary silicosis भी बहुत ज़्यादा रहता है। हेपेटाइटिस भी जनरली डेंटिस्ट, सर्जन्स, ब्लड बैंक पर्सनल इनमें देखने को मिलता है। कीलाइटिस ग्लैंडुलरिस जो रहता है, जिनका क्रोनिक एक्सपोजर होता है सन, विंड और डस्ट से, उनमें ये चीज़ मिलती है। वेरिकोज वेन्स हमें कंडक्टर्स एंड ट्रैफिक पुलिसमैन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक और आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी वाइवा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीजेस। देन चीफ कंप्लेन, तो ये अगला जो पार्ट कंपोनेंट रहता है जनरल इंफॉर्मेशन के बाद में। चीफ कंप्लेन डिफाइंड एज सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड इन पेशेंट्स ओन वर्ड्स रिलेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। ये हम पेशेंट के ओन वर्ड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी। जो पहले है उसको हम, जो वो जैसे बताता जा रहा है वैसे हमको उसको लिखता जाना है। तो चीफ कंप्लेन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ये मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट प्रोवाइड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्लूज फॉर डायग्नोसिस, तो प्रॉब्लम की नेचर बताता है प्लस क्लू देता है हमें डायग्नोसिस के लिए। तो कॉमन चीफ कंप्लेन क्या है, पेन और बर्निंग सेंसेशन रहता है, ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ रहते हैं, डिलेड टूथ इरप्शन रहता है, जेरोस्टोमिया, स्वेलिंग एंड बैड टेस्ट हमको देखने को मिलता है, हेलिटोसिस रहती है, पेरेस्थीशिया एंड एनेस्थीशिया होता है। तो ये कॉमन चीफ कंप्लेन होती है जो हमें पेशेंट आकर बताता है उसकी ओन लैंग्वेज में, हमें उसे वैसे ही रिकॉर्ड करना है। Then history of present illness, it is elaboration of chief complaint in questioning all positive and negative information, ठीक है, वही चीफ कंप्लेन ही होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हमको बताता है। तो उससे हमें क्या क्वेश्चंस पूछना है, व्हाट डिड यू नोटिस फर्स्ट, आपने पहले क्या देखा, एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम, हैव सिम्टम्स गॉटन वर्स और बेटर, हैव यू कंसल्टेड एनी डेंटिस्ट और फिजिशियन, ठीक है, आपने पहली बार क्या देखा, इससे क्या सिम्टम्स हैं, क्या ये सिम्टम्स किसी चीज़ से एग्रीवेट या वर्स्ट हुए हैं, क्या आपने किसी से ट्रीटमेंट लिया है पहले, तो ये सारे क्वेश्चंस हमको पूछने हैं। देन हम देखते हैं पेन, तो ये जो सिम्टम्स हमने, पेन एनाटॉमिकल लोकेशन वेयर पेन फेल्ट, जब पेशेंट हमारे पास आता है पेन की कंप्लेन लेके, तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस जो रहते हैं, ओरिजिन एंड मोड ऑफ ऑनसेट,
कि पेन का जो ओरिजिन है और उसका ऑनसेट कैसा है, सडन और ग्रेजुअल, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से होने वाला, या फिर किसी स्टिमुलाई की वजह से प्रोवोक रहता है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पेन, पेन की इंटेंसिटी क्या रहती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। नेचर क्या है पेन का, थ्रॉबिंग, शूटिंग, स्टैबिंग, डल एकिंग, लेंसिनेटिंग, बोरिंग, ग्राइपिंग, शार्प, नॉइंग और स्क्वीजिंग, ये टाइप का नेचर है क्या अगर पेन का। देन मूवमेंट क्या है, रेफर्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता है या कहीं से आता है, कहीं पे रेडिएट होता है या शिफ्ट होता है, या माइग्रेशन रहता है पेन का, या एक पर्टिकुलर जगह से रहता है, तो ये सारा मूवमेंट रहता है। देन पीरियोडिसिटी क्या है पेन की, लाइक इंटरवल ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स तक रहता है इनके पेनफुल अटैक जो रहते हैं। क्या ये फंक्शनल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है जो नॉर्मल रहती हैं, ब्रशिंग, शेविंग, वॉशिंग ऑफ फेस, टर्निंग हेड। एग्रीवेट और रिलीविंग फैक्टर क्या हैं, किन फैक्टर्स की वजह से ये एकदम बढ़ता है और किन से ये रिलीव होता है। पेन का प्रोग्रेशन कैसा होता है, लाइक वीक नोट से स्टार्ट होता है या पीक पे पहुंचता है या ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। कई बार क्या होता है एकदम शार्प जाकर और फिर नीचे की तरफ आता है, कई बार धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देन ड्यूरेशन कितना है, अगर कम टाइम के लिए है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, इंटरमीडिएट या कंटिन्यूस है, मतलब कुछ टाइम के लिए रह रहा है या बिल्कुल रेगुलर होता ही रह रहा है। पेन के साथ में क्या पैलर, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। जब पेन रहता है तो हम कोई मेडिकेशन लेते हैं उसके लिए, या और क्या ट्रीटमेंट हम उस चीज़ के लिए करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम पेन से रिलेटेड पूछते हैं। देन अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसकी एनाटमिकल लोकेशन पहले तो हम पता लगाते हैं। ड्यूरेशन क्या है उस स्वेलिंग का, लाइक एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट यानी प्लंजिंग रेनुला जो हमें फ्लोर ऑफ द माउथ पे देखने को मिलती है। क्रॉनिक है तो म्यूकोसील है जो थोड़े लंबे टाइम तक के लिए रहती है। देन मासेस दैट इंक्रीज इन साइज बिफोर ईटिंग, कई बार क्या होता है जो मास रहता है वो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाता है खाना खाने से पहले, ठीक है, तो वो क्यों होता है, सलाइवरी ग्लैंड रिटेंशन की वजह से। कई बार स्वेलिंग की स्लो ग्रोथ रहती है, वो हमें रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया, क्रॉनिक इन्फेक्शन, सिस्ट और बिनाइन ट्यूमर्स में देखने को मिलती है। देन कई बार मॉडरेटली रैपिड ग्रोइंग मास रहते हैं, वो हमें क्रोनिक इन्फेक्शन, सिस्ट, मैलिग्नेंसी में दिखता है। देन मॉडरेटली रैपिड, कई बार बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोइंग मास रहता है, वो हमें एप्सिस में दिखता है, सिस्ट में या हिमेटोमा में। देन कई बार मास जो होता है उनके साथ में फीवर भी रहता है, वो हमें किन में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन और लिम्फोमा के अंदर। अदर सिम्टम्स क्या रहते हैं स्वेलिंग से रिलेटेड, पेन होगा, देन डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग, कई बार वेट लॉस भी रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी चेंजेस क्या रहते हैं स्वेलिंग के साथ में, सॉफ्टनिंग, अल्सरेशन और एनी इन्फ्लामेटरी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि स्वेलिंग जो है ठीक हो गई है और अगर रिकर हो रही है, वापस से हो रही है, तो वो मैलिग्नेंट चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। तो सिर्फ एक स्वेलिंग हम देखते हैं तो केस हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हमने स्वेलिंग देख ली तो हो गया, उसके साथ में हमें ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं, तभी हम उसके प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर पहुंच पाएंगे। देन अगर हमें स्वेलिंग के साथ में कहीं पर अल्सर दिखता है तो हम देखते हैं कि उसका मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, लाइक किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है या अचानक से हो गया है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, बिनाइन है, अगर पेनफुल है तो बिनाइन कंडीशन, लेकिन अगर पेनलेस रहता है तो कई बार नर्व डिजीज़ के अंदर भी हमको पेनलेस दिखता है। कई बार अल्सर से हमें डिस्चार्ज भी मिलता है, या तो वो सीरम हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है। कई बार उसके साथ में रिलेटेड जो इलनेस रहती है वो ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है या नेफ्राइटिस हो सकती है, उनके टाइम पर भी हमको अल्सर्स देखने को मिलते हैं। अगर ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है किसी को तो उसका हम ड्यूरेशन, अमाउंट, उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स, इन सब को हम ध्यान में रखते हैं। माल अक्लूजन है तो वही हमारा ड्यूरेशन और कोई पर्टिकुलर हैबिट है जिसकी वजह से उस पेशेंट को माल अक्लूजन है, तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें ये सारे सिम्टम्स
जो हैं और साइंस इन्हें कंसिडर करना है, तभी हम प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंच पाएंगे. देन आफ्टर दैट विल टेक द मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री जो है इट विल गिव द मेडिकल इंफॉर्मेशन. डिजीजेस सफर्ड शुड बी रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट की उनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो इसमें कई बार मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं सर्टेन काइंड में. तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? किसी को अगर ल्यूकीमिया है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या एडिसन्स डिजीज़ है, तो इसमें क्या रहता है, डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं. कई बार हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट करने से पहले प्री मेडिकेशंस भी देते हैं. तो वो कब देते हैं हम? रूमेटिक फीवर में देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं, देन हाइपरटेंशन में हम देते हैं, कई बार एपिलेप्सी में देते हैं. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं इनके अंदर हम लोग प्री मेडिकेशंस देते हैं. कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स जो रहती हैं उन ड्रग्स यूज्ड इन अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉन्ट्राइंडिकेट यूज ऑफ एडिशनल ड्रग्स. कई बार हम इन ड्रग्स के साथ में दूसरी ड्रग्स नहीं देते हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट्स के साथ में, देन ट्रैंक्यूलाइजर्स होते हैं, डिजिटैलिस होते हैं, डिजिटॉक्सिन होते हैं. तो हमें हर ड्रग के बारे में पूरा पता करना होगा. देन एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है. यानी अगर किसी को एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है लाइक पेनिसिलिन है तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है. कोई ट्रैंक्यूलाइजर्स अगर यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक्स बहुत ज़्यादा अगर यूज़ किए, एस्पिरिन अगर ज़्यादा यूज़ किए, तो वो उस ड्रग से एलर्जी है या नहीं है ये हमें पता लगाना रहता है. देन कई बार डेंटिस्ट खुद एंडेंजर्ड रहते हैं. तो किन में? ट्यूबरक्लोसिस में, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर. तो डेंटिस्ट भी उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. देन कई बार हमें फिजियोलॉजिक स्टेट ऑफ पेशेंट को भी देखना ज़रूरी होता है. लाइक वो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है, कोई मेनोपॉजल कंडीशन तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से पता लगेगी. देन डेंटल हिस्ट्री. डेंटल हिस्ट्री रिकॉर्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ताकि हम उस पेशेंट का डेंटल आईक्यू, फियर और उससे एसोसिएटेड जो डेंटिस्ट्री से जो एसोसिएटेड रहें. ठीक है, कि उसका आईक्यू क्या है, उसका फियर क्या है ट्रीटमेंट के लिए, उसका एटीट्यूड क्या है. ठीक है, और क्या अवेयरनेस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट्री की तरफ. तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. अगर पेशेंट ने बैड बिहेवियर को एक्सपीरियंस किया है तो हम लोग बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ करके उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं. तो डेंटल हिस्ट्री में हम लोग क्या पूछते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस विजिट्स, कितनी फ्रीक्वेंसी रही है, पर्पस क्या था लास्ट विजिट का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, यानी डिफ़िकल्टी, इस पेशेंट इज़ सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें उसके आईक्यू लेवल को, फियर को, एटीट्यूड को, अवेयरनेस को पता करने में हेल्प करते हैं. देन फैमिली हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं? फैमिली मेम्बर्स शेयर्स जीन्स एज वेल एज एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग शेयर करते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहते हैं. तो कई बार हेरिडिटरी डिजीज़ेस के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं. और डेंटल से रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं तो कई बार कंजेनाइटली मिसिंग लेटरल इंसाइजर, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप, ये सारी चीज़ें हमें इनहेरिटेड दिखती हैं. तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें फैमिली हिस्ट्री को पता करना बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद आते हैं अब हम पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि क्या उन्हें एडवर्स हैबिट्स तो नहीं है कोई, क्या ओरल हैबिट्स हैं उनकी, ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस कैसी हैं उनकी, डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं. तो ये सारी चीज़ें हम पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं, जिनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं. एडवर्स हैबिट्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या उन्हें टोबैको, अल्कोहल, ये सारा कंजम्पशन करने की हैबिट है या नहीं है. तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट करता है तो उसमें हमें टूथ डिस्कलरेशन दिखेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगा हमें सलाइवरी ग्लैंड ओपनिंग का, प्लाक और टाटर हमें मिलेंगे टीथ पे, बोन लॉस रहेगा, देन ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, गम डिजीजेस होंगी,
देन अगर किसी को डेंटल इम्प्लांट अप्लाई लेना है तो उसका सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। स्मोकिंग के ये रहते हैं। अब हम लोग टोबैको का देखते हैं कि वो टोबैको च्यूएबल फॉर्म में देते हैं या स्नफ फॉर्म में लेते हैं, कितनी बार लेते हैं वो, ठीक है, नंबर कितना, नंबर क्या रहता है उनका, मतलब कि जैसे 1 लेते हैं या सिगरेट अगर है तो 2 है पैकेट या जैसे भी हो, देन फ्रीक्वेंसी कितनी बार, किस लोकेशन पे वो लोग टोबैको को रखते हैं, क्या ड्यूरेशन रहता है उनका रखने का। अल्कोहल के लिए भी सेम ड्यूरेशन एंड अमाउंट देखते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये ओरल कैंसर को इंक्रीज कर देता है। प्लस लोकल इफ़ेक्ट में अगर हमें देखते हैं, ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो लोकल इफेक्ट में हम देखते हैं तो ये म्यूकोसा का डिहाइड्रेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्सिनोजेंस जो रहते हैं ना वो इजीली परमिएबल रहते हैं। देन अगर हम सिस्टमिक इफेक्ट में देखें तो लिवर सिरोसिस कॉमनली ओरल कैंसर के साथ में एसोसिएटेड रहेगा, उसके साथ में हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मिलेगी, जिसकी वजह से ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देन अगर हम देखते हैं कि अभी हमने अल्कोहल का देखा, अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टोबैको क्या है ओरल हेल्थ के लिए। तो टोबैको के अंदर क्या रहता है, जो टोबैको स्मोक पर्टिकुलर रहता है उसमें मोर देन 4000 सब्सटेंस रहते हैं और उसमें से मोर देन 43 कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस मिलते हैं। तो ये सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कैडमियम। तो ये भी वाइवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एवरेज सिगरेट जो होता है, जो एक कंटेन कितना होता है इसमें, 10 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन होता है, ये भी वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 1/10 ऑफ दिस इनहेल्ड विद ईच सिगरेट, मतलब हम इसका 1/10वां हिस्सा इनहेल कर लेते हैं। और निकोटीन जो है वो पॉइजनस और फेटल रहता है अगर हम 40 to 60 मिलीग्राम तक का कंजम्पशन कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के इफ़ेक्ट हमने देखे ओरल हेल्थ पे। अब ओरल हाइजीन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो ये ओरल हाइजीन प्रैक्टिस से हम क्या पता लगाते हैं, असेस करते हैं नॉलेज को, किसके रिगार्डिंग, डेंटल केयर के, उनका लेवल ऑफ हाइजीन का लेवल देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कितना उनकी हाइजीन प्रॉपर है, तभी तो डेंटल ट्रीटमेंट भी सक्सेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रशिंग के लिए वो क्या फ्रीक्वेंसी उनका रहता है, टाइम क्या रहता है और क्या मेथड यूज़ करते हैं। तो ब्रशिंग के मेथड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है। तो रोल मेथड, ठीक है, जिसे मॉडिफाइड स्टिलमैन मेथड भी बोलते हैं। वाइब्रेटरी को बास और चार्टर मेथड भी बोला जाता है। देन सर्कुलर को फोन्स मेथड भी बोलते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन वर्टिकल जो लियोनार्ड मेथड है, हॉरिजॉन्टल स्क्रब मेथड है। तो हमें ब्रश को भी चेंज करना है, ये भी ब्रशिंग के इसमें ही आएगा। ब्रशिंग के साथ में वो और क्या एड्स यूज़ करता है, ठीक है, पेशेंट जो है, टंग क्लीनर, डेंटल फ्लॉस, टूथपिक्स, इंटरडेंटल ब्रशेस, एंटी प्लाक माउथ वॉशेस और गम मसाज, ये सारे अदर एजेंट्स हैं जो ब्रशिंग के अलावा वो यूज़ करता है। अब पेस्ट जो अगर वो यूज़ कर रहा है तो हमें ये भी पता लगाना होता है कि वो फ्लोरिडेटेड यूज़ कर रहा है या नॉन फ्लोरिडेटेड कर रहा है, कितना अमाउंट ले रहा है, मतलब पी साइज़ का हम लोगों को लेना होता है, ठीक है, कितना अमाउंट ले रहा है। ब्रश भी सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड ले रहा है, या फिर मैनुअल है, इलेक्ट्रिक है, सोनिक है या च्यूएबल, जैसे कि मिसवाक वगैरह जो रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सब हमारी केस हिस्ट्री के अंदर हमें उनसे पूछकर हमको रिकॉर्ड कर कर लिखना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है जहाँ पे जो चीज़ नेसेसरी रहती है। देन ओरल हैबिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल हैबिट्स। ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन सी हैबिट्स रहती हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देते हैं। तो सडनली हम उस टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड एज टेंडेंसी टूवर्ड्स एन एक्ट दैट हैज़ रिपीटेड परफॉर्मेंस। तो हैबिट क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट दैट हैज़ रिपीटेड परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये फिक्स्ड होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं और ईजी टू परफॉर्म होती हैं, इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल उसको बार बार परफॉर्म करता है, ठीक है। डेंटल प्रोसीजर्स एंड करेक्टिव बिहेवियरल टेक्निक में बी हेल्पफुल इन ब्रेकिंग सच हैबिट्स। तो इन हैबिट्स को ठीक करने के लिए डेंटल प्रोसीजर्स रहते हैं और करेक्टिव बिहेवियरल टेक्निक्स रहती हैं। तो हम देखते हैं अलग अलग क्या हैबिट्स रहती हैं। थंब सकिंग हैबिट जो है वो किन लोगों में ज़्यादा मिलती है, जो वर्किंग मदर होती हैं उन बच्चों में मोस्टली मिलती है,
किसी में या पेशेंट जो रहता है उनमें स्ट्रेस ज़्यादा है या फीडिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं रही हो, तब होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लेबियल टिपिंग होती है मैक्सिलरी इंसाइजर की और लिंगुअल टिपिंग रहती है मैंडिबुलर इंसाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है। और हमें एंटीरियर ओपन बाइट देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, नैरोइंग मैक्सिलरी आर्च रहती है, तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक तो लेबियल टिपिंग है मैक्सिलरी इंसाइजर की, लिंगुअल टिपिंग है मैंडिबुलर इंसाइजर्स का, ओपन बाइट मिलती है एंटीरियर, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट मिल जाती है, प्लस अपर लिप भी हाइपोटोनिक है और लोअर पार्ट जो है वो हाइपर एक्टिव मेंटालिस एक्टिविटी शो करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल अप्रोच देनी पड़ेगी, हैबिट ब्रेकर देना पड़ेगा जो कि पैलेटल क्रिब जो कि पैलेट पे लगाए जाते हैं, थंब को बैंडेजिंग करनी पड़ेगी। कई बार अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट दें तो कोई भी वॉलेटाइल मीडियम के अंदर हमें पेपर को डिज़ोल्व करके और फिर देना होगा, तब भी ये हैबिट को हम ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब हम टंग थ्रस्टिंग हैबिट। ये हमें माउथ ब्रीदर्स में ज़्यादातर मिलती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको है उनमें मिलती है, किन्हें मैक्रोग्लोसिया है वहाँ देखने को मिलता है, रिटेन इन्फेंटाइल स्वेलो होता है वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। तो ये जो रिटेन इन्फेंटाइल स्वेलो जो होता है, इसमें क्या रहता है, जैसे बच्चे जो स्वेलो करते हैं ना, वो चीज़ कंटिन्यू रह जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार ये दिखती है। तो इसमें क्या रहता है, प्रोक्लिनेशन होता है एंटीरियर टीथ का, और एंटीरियर ओपन बाइट मिलती है हमें, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट मिलती है और बायोमैक्सिलरी प्रोट्रूजन रहता है। तो इसके लिए भी हमें हैबिट ब्रेकर यूज़ करना है, उन्हें मेथड बताना है स्वेलो का, प्लस एक्सरसाइज करवानी है टंग की, ताकि वो अपनी पैटर्न को अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, टंग की एक्सरसाइज रहेगा, और जो भी ये ट्रीटमेंट जो भी मालोक्लूजन हो गया है हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये ठीक होगा। फिर हम देखते हैं माउथ ब्रीदिंग। कई बार किसी को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन रहे या शॉर्ट अपर लिप रहे या हैबिचुअल हो, तब भी हमें माउथ ब्रीदिंग देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। तो इसमें क्या रहता है, नोज़ जो है वो, नोज़ एंड नेज़ल पैसेज जो है वो नैरो रहता है, ओवरजेट बढ़ जाता है। ओवरजेट जो होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहता है, ओवरजेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ओवरबाइट वर्टिकल रहता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, ड्राइनेस हमें मिलेगी, एंटीरियर ओपन बाइट मिलेगी। तो इसके लिए कई बार क्या होता है, मिरर टेस्ट लगाते हैं। मिरर को जब हम जो अपने माउथ के सामने आगे रखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा फॉग हमें देखने को मिल जाता है, अगर पेशेंट माउथ ब्रीदर है तो। कॉटन टेस्ट करते हैं तो कॉटन भी मतलब अपनी जगह से मूव करती हैं। राइनोमेट्री जो रहता है उसमें हम माउथ ब्रीदिंग को टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाना है हमें, प्लस हैबिट को ब्रेक करना है, और उसके साथ में हमें रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन भी करना है, तब जाके माउथ ब्रीदिंग की हैबिट ठीक होती है। देन ब्रुक्सिज्म जो रहता है ये हमें किन में देखने को मिलता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, कई ऑक्लूजल इंटरफेरेंस हो, जेनेटिक्स से भी रिलेटेड रहता है, ऑक्यूपेशन अगर किसी का ऐसा है तब भी हमको मिलता है। तो क्या रहता है ब्रुक्सिज्म के अंदर, जो ये फैसेट्स होते हैं ना ये एकदम से फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्लूजल जो ये हमारे जो कस्प वगैरह रहते हैं ये फ्लैट हो जाते हैं। टीथ भी कई बार फ्रैक्चर हो सकता है, मोबाइल हो सकते हैं टीथ, हमें मैस्टिकेटरी मसल्स में टेंडरनेस और पेन और डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसको हम पता कैसे लगाते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या आर्टिकुलेटिंग पेपर्स के थ्रू या इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू। तो इसमें हम पेशेंट की क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज देते हैं, देन हम मसल टेंशन को रिलीव करवाते हैं जो मसल टेंडरनेस रहती है। कई बार नाइट गार्ड्स एंड ऑक्लूजल स्प्लिंट्स भी देते हैं, ताकि ये जैसे ये टीथ रहता है इस पर ये नाइट गार्ड्स और ऑक्लूजल स्प्लिंट्स दे दिए जाते हैं, तो वो उस चीज़ से उनमें गैप आ जाता है इतना, तो वो ज़्यादा उसको ऑक्लूजल वेयर जो होता है वो कम हो जाता है। कई बार लिप बाइटिंग जो है उनमें भी हमें देखने को मिलती है, तो उसमें एंटीरियर जो होते हैं वो प्रोक्लाइन रहते हैं और लोअर एंटीरियर जो होते हैं वो रिट्रोलाइन रहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक और रिडक्टेंट लोअर लिप रहता है। देन लिप्स में भी क्रैकिंग हमको देखने को मिलती है, तो इसमें हम क्या देते हैं, लिप बम्पर्स और ओरल स्क्रीन्स लगा के देते हैं लिप बाइटिंग में।
नेल बाइटिंग अगर हम देखते हैं तो ये हमें लोकल टूथ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल जाती है। रोटेशन हो सकता है टीथ का, इंसाइजल एज का वियर हो सकता है, या माइनर क्राउडिंग हो सकती है। तो ये हमें ओरल हैबिट्स जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं, जिनको हमें ट्रीटमेंट से या अप्रोचेस से ठीक करना होता है। नहीं तो ये माल अक्लूजन की तरफ पेशेंट को लेकर जाती है, जो उसे पता नहीं होता है। तो हम उसको बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी इस वजह से हो रही हैं। देन हम डाइटरी हैबिट पूछते हैं। ठीक है, डाइटरी हैबिट क्यों पूछी जाती है? डेंटल केरीज की क्या फ्रीक्वेंसी है? 24 आवर रिकॉल और 7 डे रिकॉर्ड फॉर फूड इनटेक। या तो हम 24 घंटे का पूछते हैं या हम 7 डे का रिकॉर्ड लेते हैं। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, उनके एटीट्यूड्स के बारे में, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। देन सोर्स ऑफ वाटर क्या लेते हैं वो, स्टेपल फूड क्या है उनका, किस टाइप की डाइट लेते हैं वो, सॉफ्ट वेज हैं, नॉन वेज हैं, सॉफ्ट हैं या मीडियम डाइट लेते हैं, वेट हाइट क्या है, उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डाइटरी हैबिट से पता लगाते हैं। देन हम कैसे इसको लेते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द डेंटल हेल्थ डाइट एंड स्कोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या देखते हैं? लिक्विड्स। लिक्विड में से हम देखते हैं, पेशेंट को पूछा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, कोको, शुगर इन बेवरेजेस, आइसक्रीम्स, ठीक है, कितनी नंबर में ये लेते हैं। मतलब कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले रहा है, कोई फ्रूट ड्रिंक भी ले रहा है, कोई आइसक्रीम्स भी ले रहा है। तो जैसे सपोज कीजिए अगर 3 लिया इंटू 5, मतलब 5 टाइम्स अगर करा, ठीक है, तो 3 5 से अगर हमने देखा तो 15 हुआ। ठीक है, 15 या 15 से ज़्यादा मतलब उसको डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत रहेगी, है ना। इसी तरीके से सॉलिड और स्टिकी फूड है। तो अगर सपोज़ कीजिए अगर कोई पेशेंट जो है वो सिर्फ कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है और दूसरी चीज़ें नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ 1 इंटू 10, तो मतलब उसको 10 मतलब हमारा स्कोर आ रहा है गुड। ठीक है, 15 पे तो वॉच आउट जोन था, डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही स्लोली डिजॉल्विंग में हम लोग अगर देखते हैं कोई एंटासिड्स ले रहा है या ब्रेथ मिंट्स ले रहा है, हैंड हार्ड कैंडीज़ ले रहा है, कफ ड्रॉप्स ले रहा है, तो कितने कितने वो है नंबर हैं और कितने बार वो ले रहा है। ठीक है, तो ये 5 10 और 15 इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा स्वीट स्कोर आता है, अगर 5 या उससे कम है तो एक्सीलेंट रहता है हमारा, अगर 10 है तो गुड है, और 15 या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डाइटरी हैबिट में स्कोर आता है। अब अगर हम डाइट फैक्टर जो कि कैरियोजेनेसिटी को इन्फ्लुएंस करती है, तो हम लोग देखते हैं कि डाइट जो है वो कैसी टाइप की डाइट है। सॉफ्ट अगर है तो कैरियोजेनिक है, ठीक है, कंपेयर टू कोर्स डाइट। अगर कोर्स डाइट है तो वो एट्रिशन करा सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो फिर डेंटल केरीज का प्रेवलेंस बढ़ा सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी है तो इनेमल हाइपोप्लेजिया करवा सकता है। फ्लोराइड कंटेंट हम देखते हैं तो केरीज प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उनका टाइम ऑफ इनटेक क्या है। ठीक है, केरीज इंक्रीज व्हेन सुक्रोज कंटेनिंग फूड इज इंजेस्टेड बिटवीन मील्स। अगर हम खाने के बीच में लेंगे ना तो केरीज ज़्यादा रहेगी। पहले क्या होगा, इनिशियल ड्रॉप जो होगा वो रैपिड होगा विद लोएस्ट पीएच, और पीएच रिकवरी भी 15 टू 40 मिनट्स तक रहेगी ऑन एसिड न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस टाइम पर जो है शुगर कंटेंट ले रहे हैं। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी, मोर नंबर, कितना एक्सपोजर कितना है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा एसिड एक्सपोजर और डीमिनरलाइजेशन होगा। एक्सट्रिंसिक शुगर बियॉन्ड 4 टाइम्स अ डे लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेंटल केरीज। अगर बाहर से अगर हम 4 से ज़्यादा बार लेते हैं तो वो केरीज के चांसेस को बढ़ा देते हैं। प्लस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा उस शुगर का फॉर्म और कंसिस्टेंसी कितना है, मतलब वो स्टिकी है या अडहेसिव फॉर्म में रहता है। तो वो क्या मोर मतलब लंबे समय तक हमारे मुंह के अंदर रहेगा तो वो कैरियोजेनिक हो सकता है, और कंपेयर टू रैपिडली क्लियर, क्योंकि वो क्लियर इजीली नहीं हो पा रहा है, वो हमारे फॉर्म में वहीं पे रह रहा है माउथ में। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कैरियोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टाइप क्या है,
कौन सा टाइम है, फ्रीक्वेंसी कितना है, फॉर्म एंड कंसिस्टेंसी कितना है। देन आते हैं अब हम जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं गेट। गेट क्यों देखा जाता है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कि भाई किस तरीके से पेशेंट जो है वो आ रहा है, राइट। देन गेट अलग अलग टाइप के कैसे हैं? एंटाल्जिक गेट, तो ये गेट जो होता है ये पेनफुल रहता है। देन एटैक्सिक गेट, अनस्टेडी और अनकोऑर्डिनेटेड वॉक रहती है इसमें। फैसिनेटिंग गेट में शॉर्ट एक्सीलरेटिंग रहता है, ठीक है, वो एकदम थोड़ा सा फास्ट वॉक करता है और शॉर्ट, मतलब उसके जो कदम होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे फास्ट लेता है। देन 4 पॉइंट गेट, क्रच यूजर्स यूज करते हैं। देन स्पेस्टिक गेट, लेग्स क्लोज टुगेदर एंड मूव इन अ स्टिफ मैनर, दोनों पैर पास में होते हैं और स्टिफ मैनर में वो मूव करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के गेट्स रहते हैं, ये एबनॉर्मल गेट का देखते हैं। देन पोस्चर क्या रहता है हमारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, मतलब वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, कैसे सिट कर रहा है। देन बिल्ट में हम देखते हैं हाउ बॉडी लुक्स लाइक एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ में क्या होता है? पियर शेप्ड बॉडी रहती है और फैट बहुत ज़्यादा होता है। मीजोमॉर्फ में क्या रहता है? वेज शेप बॉडी रहती है। और एक्टोमॉर्फ में क्या होता है? हाई फोरहेड और लिटिल मसल एंड फैट रहता है। तो ये अलग अलग तरीके के गेट, पोस्चर और बिल्ट रहते हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं। देन लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ओरल को देखते हैं। इसमें हम फेशियल प्रोफाइल को देखते हैं, विजुअलाइज फ्रॉम साइट, ठीक है। ये हमारा जैसे पेशेंट है तो हम साइट से इसको पेशेंट को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ स्ट्रेट रहती है, कई बार ये क्या होता है? कॉन्वेक्स रहता है, और तो कॉन्वेक्स है तो प्रोग्नैथिक मैक्सिला रहेगा। कई बार क्या होता है? कॉन्केव है तो रिट्रोग्नैथिक मैक्सिला रहेगा। टीएमजे, ये फेशियल प्रोफाइल देखा हमने, फिर हम टीएमजे को देखते हैं। इसमें हम इंटर इंसाइजल ओपनिंग देखते हैं। हम जब 4 फिंगर्स अपनी माउथ के अंदर एंटर करके देखते हैं डिस्टेंस को, तो 35 to 50 mm तक रहता है। और हम यहाँ पे जैसे ये हमारा ये है, तो हम ये प्री ट्रैगस एरिया को अगर हम लोग कई बार देखते हैं तो वो हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टीएमजे को देखते हैं। और अगर हम इंट्रा ऑरिकुलर, यहाँ पे जब इंट्रा ऑरिकुलर यहाँ पे जब उसको पैल्पेट करके देखते हैं तो हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टीएमजे को देखते हैं। तो ये टीएमजे के अंदर हो गया। हमें टीएमजे में रेंज ऑफ मोशन चेक करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है मतलब सबलक्सेशन है, ठीक है, मतलब वो अपनी जगह से हट चुका है या मूव फास्ट कर रहा है, ठीक है। हाइपोमोबिलिटी है तो हमें एंकाइलोसिस के चांसेस देखते हैं, स्टिफ हो गया है। डिसलोकेट अगर हो जाता है तो पेशेंट अपना माउथ क्लोज नहीं कर सकता है। और हमें उसको पैल्पेट करना है क्लिकिंग साउंड को। जब भी हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना माउथ ओपन और क्लोज करो, जब वो ये करेगा तो हमें देखना है कि कोई क्लिकिंग साउंड तो वहाँ नहीं है, वो टेंडरनेस से को पता लगाता है। तो ये टीएमजे के अंदर हम कुछ पॉइंट्स हमें पूछने होते हैं। देन लिप को अगर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कॉम्पिटेंट है या नहीं है, बंद हो रही है या नहीं, जब रिलैक्स पोजीशन में। इनकॉम्पिटेंट कब हो सकते हैं? जब शॉर्ट लिप रहे। इवर्टेड लिप भी कई बार हमको देखने को मिलते हैं, तो ये लिप के अंदर हमें देखना है। देन लिम्फ नोड में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके की लिम्फ नोड्स रहती हैं। तो सबसे पहला है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, ऑरिकल के आगे, पोस्ट ऑरिकुलर ऑरिकल के पीछे, सब ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल तो ये रहा, सब ऑसिपिटल जो रहता है वो नीचे की तरफ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। देन सब मैंडिबुलर, ठीक है, ये रहा सब मैंडिबुलर। देन ये वाला सब मेंटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वाले जो इस तरफ की तरफ हैं ये डीप सर्वाइकल रहते हैं। देन ये वाले जो होते हैं ये सुपरफिशियल सर्वाइकल होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर होते हैं, क्लेविकल के ये क्लेविकल होता है उसके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर। तो ये अलग अलग तरीके के लिम्फ नोड होते हैं जिनको हमको पैल्पेट करके उनकी साइट, उनके नंबर, उनके साइज, टेम्परेचर, टेंडरनेस सबको चेक करना होता है। तो ये देखना है कि अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी में वो रहती हैं तो वो पैल्पेबल नहीं होंगी, अगर इन्फेक्शन है तो वो पैल्पेबल रहती हैं। और उसकी फिक्सिटी को भी हमको चेक करना है कि एक ही पोजीशन पे है या वो अलग अलग जगह पे थोड़ा अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो रही है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में अगर हम देखते हैं तो लार्ज और पेनफुल लिम्फ नोड्स रहती हैं।
क्रोनिक इन्फेक्शन में हम देखते हैं तो वो लार्ज और फर्म रहती हैं। लिम्फोमा के केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो रबरी और पेनलेस और हार्ड रहती हैं, ठीक है। कैंसर में अगर हम देखते हैं तो वो स्टोनी हार्ड और पेनलेस रहती हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के कंडीशंस हैं जिसमें वाइवा में ये पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में कैसे लिम्फ नोड्स रहती हैं। ये सारा हमने, ठीक है। अब हम इंट्राओरल में सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखते हैं। तो अब इंट्राओरल में सॉफ्ट टिश्यूज़ में हम लिप के अंडर हैंड देखते हैं कि लिप पिट्स या क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, ठीक है, पेशेंट को। एंगल ऑफ द माउथ में हम उसके एंगुलर कीलाइटिस को चेक करते हैं। देन लेबियल म्यूकोजा में हम लोग सोर्स, अल्सर्स, फॉडेसीज ग्रेन्यूल्स को देखते हैं। तो ये फॉडेसीज ग्रेन्यूल्स भी वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो होता है ये हमें पता लगाना रहेगा कि फॉडेसीज ग्रेन्यूल्स होते क्या हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड्स के ही कलेक्शन रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, आप उसको थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। देन बकल म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा को हम देखते हैं कि कलर क्या है, पिंक, रेड। कई बार हमको लीनिया एल्बा बकल म्यूकोजा में एक वाइट लाइन देती है, ठीक है। ये क्यों रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। ये बक्सीनेटर मसल की एक्शन की वजह से होती है। वो लाइन टीथ पे प्रेस करती है और वो रहती है। और फॉडेसीज ग्रेन्यूल्स के बारे में भी हमको देखना होता है, ठीक है। तो लीनिया एल्बा इसका एक वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम मैंडिबुलर फ्लोर ऑफ द माउथ पे हम मैंडिबुलर टोराई को देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एल्वुलर प्रोसेस का एनलार्जमेंट रहता है, एनलार्जमेंट ऑफ एल्वुलर प्रोसेस। देन रेनुला जो रहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड, उसकी वजह से ये रहता है। फिर हम टंग में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला जो रहता है उसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं रहती है और रफनेस, सरफेस रफनेस रहती हैं। देन फंगी फॉर्म के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो टेस्ट बर्ड्स रहती हैं और लेटरल बॉर्डर और टिप पे रहते हैं। देन सर्कमवैलेट पेपिला के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 7 to 14 रहते हैं और ये जो सल्कस टर्मिनालिस होती है, ठीक है, इसके एंटीरियर पे हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और न्यूमरस बड्स यहाँ ओपन रहती हैं। देन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, इसमें हम देखते हैं क्लेफ्ट पैलेट को, टॉरस पैलेटिनस को, स्मोकर्स पैलेट को, ठीक है। स्मोकर्स पैलेट में क्या होता है, जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन है या नहीं है, हाइपर केरेटोसिस को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के अंडर हैंड देखते हैं। देन जिंजाइवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है या उसका जिंजाइवा का जो कैसा पोस्चर है वो सब कैसा है वो बहुत मायने रखता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो जिंजाइवा में हम सबसे पहले कलर देखते हैं तो वो होता है हमारा कोरल पिंक है जनरली जो हमको देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी में वो फर्मली बाउंड रहता है बोन और टूथ को। कंटूर में हम देखते हैं तो ये मार्जिन को फॉलो करता है अंडरलाइन बोन की। साइज जो होता है हेल्दी जिंजाइवा वो फ्लैट होता है, एनलार्ज नहीं होता है और फिटली स्नग करता है, वो फिट स्नगली अराउंड द टूथ। और इसका शेप अगर हम देखते हैं तो वो नाइफ एज रहता है, ठीक है। लेकिन डिजीज़ के अंदर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा रोल्ड आउट हो जाता है या पेपिला का भी बलूनिंग रहता है। पोजीशन जो अगर हम देखते हैं इसकी, लेवल ऑफ अटैच्ड पेडोंटल टिश्यू पे हमें दिखता है। सरफेस टेक्सचर जो होता है नॉर्मल जिंजाइवा जो ऑरेंज पील अपीयरेंस देता है, जिसे स्टिपलिंग भी बोला जाता है, ये भी वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टिपलिंग क्यों होती है, इंट्रैक्शन ऑफ रेटिपेक्स की वजह से हमें स्टिपलिंग दिखती है। देन ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग में हम देखते हैं इन्फ्लेम्ड या अल्सरेटेड है तो हमको दिखता है, तो हम पेडोंटल प्रोब को लेते हैं, ठीक है। ये जो पेडोंटल प्रोब रहती है, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस पे हम टूथ की यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। और वेट जो रहता है उसका 20 to 25 ग्राम तक का रहता है और 30 सेकेंड तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। अब पॉकेट के लिए हम लोग WHO CPI TN प्रोब यूज़ करते हैं, तो वो 0.5 से 3.5 to 5.5 mm तक का रहता है, 8.5 11.5 mm तक। इसको और डिटेल में हमने WHO के जो ओरल हेल्थ सर्वे है ना उसके अंदर हमने फॉर्म के अंदर भी बताया हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन विलियम्स पेडोंटल प्रोब जो रहता है ये 1 2 3 5 6 8 9 mm। तो इनकी मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार और डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि ये भी वाइवा में पूछा जाता है।
देन हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन। हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डेंटिशन कैसा है, डेसिडुअस है, मिक्स्ड है और परमानेंट है। फिर टीथ नंबरिंग सिस्टम में कौन सा सिस्टम, हम एफडीआई सिस्टम यूज़ करते हैं, इसको भी आप डिटेल में देखिए, ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिटेल में पूछी जा सकती है, जो हम कई फर्स्ट ईयर बीडीएस में और इनमें देखते हैं, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। देन मिसिंग टीथ कौन सा है, रीज़न क्या है लॉस का, रूट स्टम्प्स कितने हैं, डेंटल केरीज जब हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं शार्प एक्सप्लोरर से, प्रेस करते हैं उसको ऑक्लूजल प्लेन में, तो हमें कैच फील हो सकता है, ठीक है। तो ये डेंटल केरीज, कितने फिल टीथ हैं, कितने प्रोस्थेसिस हैं, मतलब क्राउन, ब्रिज, इम्प्लांट, आरपीडी, ये सब हमें उसमें केस हिस्ट्री में मार्क करना होता है। वेस्टिंग डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी है, जनरलाइज है कि लोकलाइज रहती है, एक टूथ पे है या बहुत सारे टूथ पे हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला एट्रिशन रहता है, इसमें क्या होता है, ऑक्लूजल वेयर होता है, ठीक है। फंक्शनल कॉन्टैक्ट विद अपोजिंग टीथ, जब ऊपर वाला टीथ और नीचे वाले टीथ की वजह से जो फंक्शनल कॉन्टैक्ट होता है, तब जो ऑक्लूजल वेयर होता है वो हमें एट्रिशन में मिलता है। फिर एब्रेजन में क्या होता है, लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। एब्रेजन में जैसे टूथ ब्रिसल्स की वजह से, कोई डाइटरी फैक्टर की वजह से टूथ स्ट्रक्चर का लॉस होना। देन इरोजन में क्या होता है, एक वेज शेप डिप्रेशन मिलता है, ठीक है। हम लोग जब भी टूथ को देखते हैं तो स्मूथ वेज शेप हमें जिंजाइवल एरिया में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जनरली इंट्रिंसिक, मतलब गर्ड, गर्ड किसकी वजह से होता है, मतलब इंड्यूस्ड वॉमिटिंग रहती है, ठीक है। तो एसिड जो होता है ना, डायरेक्टली आके टूथ पे जब करता है तो यहाँ पे हमें एक वेज शेप डिप्रेशन मिल जाता है। कई बार कई पेशेंट जो रहते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से इरोजन होता है। अब एब्फ्रैक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है टीथ के ऊपर, उसकी वजह से वो क्रैक या ब्रेक हो जाते हैं, और कई बार नॉच भी हमको देखने को मिलती है टूथ के ऊपर। तो ये अलग अलग तरीके से रहते हैं, एट्रिशन, एब्रेजन, इरोजन एंड एब्फ्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है इनका डिफरेंस, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देन हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन। हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन में हम देखते हैं इनेमल हाइपोप्लेसिया, ठीक है। इनेमल डज नॉट फॉर्म completely बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन और बिकॉज ऑफ डिजीज, इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी आप डिटेल में देखिए, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल फ्लोरोसिस का रहता है माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, ठीक है। तो इसमें ओपेक वाइट एरियाज जो रहते हैं वो लेस देन 50% टूथ सरफेस को कवर करते हैं, मॉडरेट में ऑल टूथ सरफेस को अफेक्ट करते हैं, ब्राउन स्टेन भी मिलता है हमको। सिवियर के अंदर हम देखते हैं तो ऑल टूथ सरफेस को अफेक्ट करते हैं। डिस्क्रीट या कन्फ्लुएंट पिटिंग मिलती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी एक जगह अलग अलग, और कॉन्फ्लुएंट मतलब एक साथ, इस टाइप से हमको देखने को मिल जाती है। ब्राउन स्टेन कन्फर्म प्रेजेंट रहता है। तो ये सारे जो रहते हैं, हमें ये सारी चीज़ें हार्ड टिश्यू में टूथ सरफेस के ऊपर देखने को, देखकर हमें मार्क करनी है। देन ऑक्लूजल रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसका देखना है। तो एंगल्स क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं, तो जनरली क्या रहता है, हम लोग क्लास 1 अगर हम देखते हैं, तो क्लास 1 में अगर हम देखते हैं तो ये मीजियो बकल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर, बकल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर। देखिए यहाँ पे हम क्लास 1 देखते हैं, तो ये देखिए जो ये मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का ये जो मीजियो बकल कस्प है, ये वाला जो मीजियो बकल कस्प है, ये देखिए, सॉरी। देन फ्रैक्चर्ड टीथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन, जो कि वाइवा में ये भी पूछा जाता है। तो फ्रैक्चर टीथ में एलीज एंड डेवीज क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, क्लास 1 में इनेमल फ्रैक्चर रहता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं तो इनेमल फ्रैक्चर रहता है, फिर इनेमल और डेंटिन हो जाता है, और फिर फ्रैक्चर पल्प में इन्वॉल्व हो जाता है। फोर्थ में हम देखते हैं, ये तीन तो हमें ऐसे याद रखना है। फिर ये सब होने के बाद आप ऐसे याद रख लीजिए कि टूथ अब नॉन वाइटल हो गया, नॉन वाइटल हुआ तो वो एवल्स हो गया। 5 तक तो याद करने में कोई दिक्कत आई नहीं। अब जो क्लास 6 है, इसमें क्या होता है, रूट फ्रैक्चर होता है। इसमें विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर, मतलब कि या तो क्राउन रूट में फ्रैक्चर है, अब क्राउन फ्रैक्चर हो नहीं भी हो, ठीक है। कई क्लास 7 में अगर हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है टूथ का विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन और रूट, ठीक है, टूथ अपनी जगह से हट जाता है। और
क्लास 8 में क्या होता है, क्राउन एंड मास, मतलब ये जो पूरा क्राउन है ना, इसमें इसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, रूट अपनी जगह पे। और क्लास 9 जो होता है वो हमें डेसिडुअस टूथ फ्रैक्चर रहता है। तो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारा पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्लास 9 फ्रैक्चर के बारे में पूछ सकते हैं वो लोग वाइवा में। देन पेडोंटल स्टेटस, पेडोंटल स्टेटस के अंदर क्या रहता है हम देखते हैं, तो प्लस अगर सिंगल है, व्हेन स्टेन एंड कैलकुलस इन्वॉल्विंग ओनली सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टूथ, ठीक है, ये जो टूथ है अगर स्टेन और ये सिर्फ सर्वाइकल पोर्शन पे है तो हम 1+ लगा देते हैं, अगर ये मिडिल 1/3 तक आता है तो हम 2+ लगा देते हैं, और अगर ये स्टेन और कैलकुलस जो होता है ये फेशियल को भी कवर करता है और लिंगुअल को भी कवर करता है, तो हम इसके लिए 3+ लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा है डेंटल डिपॉजिट्स के लिए। फिर हम लोग पॉकेट को देखते हैं, तो इसमें क्या रहता है, जिंजाइवल पॉकेट होता है, सुप्राबोनी होता है और इंफ्राबोनी होता है, ठीक है। तो जिंजाइवल में क्या होता है, पॉकेट ड्यू टू जिंजाइवल एनलार्जमेंट, मतलब सिर्फ जिंजाइवा की वजह से ही पॉकेट बन गया, ठीक है, पेडोंटल डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है किसी भी टिश्यू का, तो ये जिंजाइवल पॉकेट हो गए। इसे सूडो भी बोला जा सकता है। देन सुप्राबोनी में हम देखते हैं क्या होता है, जो बॉटम ऑफ द पॉकेट होता है ना, कोरोनल टू अंडरलाइंग एल्वुलर बोन, ठीक है। तो सुप्राबोनी मतलब ये जो बोन रहे है यहाँ पर बॉटम ऑफ द पॉकेट, पॉकेट का जो बॉटम रहता है वो कोरोनल ही रहता है, एल्वुलर बोन के अंडरलाइन कोरोनल ही रहता है, और इसमें बोन डिस्ट्रक्शन भी हॉरिजॉन्टल होता है। अब इंफ्राबोनी का क्या होता है, बोन के अंदर जाने के बाद में, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द पॉकेट इज अपाइकल, मतलब नीचे की तरफ रहता है एल्वुलर बोन के, और इसमें हमें वर्टिकल बोन डिस्ट्रक्शन मिलता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रा और इंफ्राबोनी में बोन डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है। देन मोबिलिटी ऑफ द टूथ, टूथ कितना मोबाइल है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द मिलर ने दिया था, अगर 0 कब देंगे जब वो टूथ नॉन मोबाइल है, 1 कब देंगे जब उसकी रेंज 0 टू 0.5 mm तक की है, 2 कब देंगे जब रेंज 0.5 टू 1.5 mm विद लेटरल मूवमेंट्स भी साथ में रहेंगे, और 3 हम कब देंगे जब 1.5 से ज़्यादा रहे, लेटरल मूवमेंट भी मिले, और हमें टूथ इंट्रूडेड और डिप्रेस्ड भी रहे उस सॉकेट में, ठीक है, जो अंदर की तरफ भी जा सकता है और डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी ऑफ टूथ का। अब प्रोविजनल डायग्नोसिस हम कैसे देंगे, वो क्लिनिकल फाइंडिंग के बेस पे हमें देना होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेज, ओपीजी या जो भी हमें टेस्ट करने होंगे वो सारे टेस्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। देन फाइनल डायग्नोसिस भी हम क्लिनिकल फाइंडिंग के बेस पे ही देंगे, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलग अलग टाइप के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहला रहता है इमरजेंसी फेज, ठीक है, इसमें वो सारे ट्रीटमेंट आते हैं जो कि पेनफुल होते हैं, जैसे कि पल्प अगर इन्वॉल्व है टीथ का, देन पेनफुल कंडीशंस में जैसे एनग है, कोई एप्सिस का ड्रेनेज करवाना है, तो वो सब इमरजेंसी फेज में आते हैं। प्रिवेंटिव फेज में क्या आता है, हम लोग पिट एंड फिशर अप्लाई करते हैं, टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं, स्पेस मेंटेनर्स या हैबिट ब्रेकर्स देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेंटिव में आते हैं। प्रोमोटिव में क्या रहते हैं, हम लोग प्रोमोट करते हैं किसको, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन दे के डेंटल हेल्थ को, काउंसलिंग करते हैं, डाइट काउंसलिंग करते हैं, ओरल हेल्थ एजुकेशन देते हैं, सब प्रोमोटिव में आते हैं। क्यूरेटिव फेज में अगर हम देखते हैं तो ओरल प्रोफाइलैक्सिस, रूट प्लेनिंग आता है, रेस्टोरेशंस, एंडोडोंटिक थेरेपीज, एक्सट्रैक्शंस, पेडोंटल थेरेपी, ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें क्यूरेटिव में आती हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हम क्या देते हैं, क्राउन्स, ब्रिजेस, प्रोस्थेसिस, सीडी, आरपीडी, इम्प्लांट्स, और वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अगर कोई प्रोस्थेसिस को करना है, तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आता है। और मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, रिकॉल, रिव्यू एंड रीअसेसमेंट, मतलब जब हम फॉलो अप करते हैं ना, जो फॉलो अप वाले जो केसेस रहते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये 6 टाइप के जो ट्रीटमेंट प्लान हैं, जो अलग अलग फेजेस हैं ट्रीटमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट नोट में आ सकता है, लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है, और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कंक्लूजन,
जो पूरा हमने केस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो इससे क्या हमें रहता है, एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट से, तो किस पे डिपेंड करती है, एक तो क्लिनिकल स्किल्स पे डिपेंड करती है और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करती है हमें प्रिसिशन ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमने प्रॉपर केस हिस्ट्री ली है तो हम लोग प्रॉपर उस पेशेंट को रिलीव करने में, उसकी प्रॉब्लम को रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं और हम प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर पहुंचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, हमने बहुत सारा कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं कवर किया गया है तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।